गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 से लेके आर्टिकल 18 तक आज आपके कवर हो जाएंगे। सो टेक आउट योर बेयरएक्स एंड स्टडी आर्टिकल 15 विद मी। आर्टिकल 15 जो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि आज के बाद आप इसके सब सेक्शंस, इसके सब क्लॉजेज कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 15 सबसे पहले उसकी मार्जिनल हेडिंग पढ़ेंगे, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सबसे पहले तो इनको अंडरलाइन करो क्योंकि क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि किस किस ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 में कौन कौन से हैं। तो कितने हैं? फर्स्ट इज रिलीजन, सेकंड इज रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो 5 हैं। आर्टिकल 15 है तो 15 में 5 आ रहा है ना, तो उसके ग्राउंड्स भी 5 हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब सब क्लॉज 1 पढ़ो और 1-5 इसका ऐसे भी याद करना कि आर्टिकल 15 है, मार्जिनल हेडिंग में कितने ग्राउंड्स हैं? 5 ग्राउंड्स हैं और साथ में सब क्लॉजेस कितने हैं? तो इसके सब क्लॉजेस भी 5 ही हैं, ठीक है। एग्जाम में ग्राउंड्स भी आ जाता है और सब क्लॉजेस भी आ जाता है कि आपको कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 क्या है, 3 क्या है, तो ये भी याद करना है आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1, ठीक है। सो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। सिटीजन अंडरलाइन करो। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 15 जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो केवल और जो दोनों सिटीजन और नॉन सिटीजन को मिल रखे हैं, ठीक है। और ये भी बताया था मैंने आपको कि ऐसे कौन से राइट्स हैं जो केवल और केवल सिटीजन को मिल रखे हैं, वो मैंने स्टेट वाली जो लेक्चर है ना उसमें आपको लिखवाया था। तो ऐसे कौन कौन से राइट्स है मैं आपको एक बार ओरली याद करा देती हूँ। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये केवल और केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास ही हैं। बाकी सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं इनके अलावा वो फॉरेनर्स को भी हमने दे रखे हैं। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 पढ़ते हैं हम। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, अंडरलाइन करो, ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। या तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ या फिर इनमें से कोई भी एक, ठीक है। इसके बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट किसी भी इंडिविजुअल को नहीं करेगा। किसके बेसिस पे? जो 5 ग्राउंड्स हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे स्टेट कोई भी इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, नहीं कर सकता। और अगर स्टेट ने किया तो आपका फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो गया और अब आप डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 बहुत ही जनरल चीजें बताता है, बस ये ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बता रहा है, ठीक है। इसमें कौन कौन से 5 ग्राउंड्स हैं बस आपको ये याद रखना है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? ये थोड़ा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 से ज्यादा वाइडर इन नेचर है, ठीक है। इसका जो नेचर है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 का, वो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 से बहुत ज्यादा वाइड है, चौड़ा है, ठीक है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 पढ़ो अब। नो सिटीजन, सिटीजन को अंडरलाइन करो, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regards to। अभी तक आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि कोई भी सिटीजन इन ग्राउंड्स पे, ठीक है, कोई भी सिटीजन इन ग्राउंड्स पे किसी को भी एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन नहीं लगाएगा। किन किन पे? विद रिगार्ड्स टू, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो सब क्लॉज ए, एक्सेस टू शॉप, एक्सेस मतलब शॉप में एक्सेस करना, घुसना, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, ठीक है, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट्स जैसे कि सिनेमा हॉल्स और भी मॉल्स वगैरह, ये सब, ठीक है। सब क्लॉज बी, द यूज ऑफ वेल्स, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort
maintained wholly or partly out of state fund or dedicated to the use of general public. ये सब क्लॉज ये बोलता है कि कोई भी सिटीजन इन 5 ग्राउंड्स पे किसी को भी, किसी और सिटीजन को या तो किसी शॉप में जाने से नहीं रोक सकता, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोक सकता, किसी सिनेमा हॉल में जाने से नहीं रोक सकता, या फिर उसे किसी कुएं से पानी भरने के लिए नहीं रोक सकता. तो ऐसा कोई भी सिटीजन ये नहीं कर सकता. अच्छा, ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 आपको नहीं लगता किसी से लिंक कर रहा है? यस, क्योंकि पुराने के, आजकल तो नहीं होता वैसे मोस्टली, लेकिन पुराने टाइम पे जो बैकवर्ड क्लासेस होती थी उनके साथ ऐसा होता था, अनटचेबिलिटी टाइप्स. ठीक है, उनको बहुत ज्यादा डाउन ट्रोडन फील करा दिया जाता था. तो उस टाइम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सब क्लॉज हुआ करता था. अब भी होता होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन तब इसकी रेलिवेंसी ज्यादा थी. अब आजकल तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ तो ऐसे कोई रोकता नहीं ना कि नहीं आप यहाँ पे नहीं आओ, ऐसा तो नहीं होता ना. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब ये बात और बोलता है कि होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स, चाहे वो टैंक्स, कोई रेस्टोरेंट या कोई घाट्स, ठीक है, ये बाथिंग घाट्स जो होते हैं जैसे गंगा का किनारा, ये सब, तो चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको फंडिंग किया हो या ना किया हो, होली और पार्टली उसे कोई भी मेंटेन कर रहा हो, पर वहां पे डिस्क्रिमिनेशन इन 5 ग्राउंड पे कोई भी सिटीजन नहीं कर सकता. ठीक है. नाउ, तो इसका एक केस है कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023. अच्छा, आपको ये तो समझ में आ गया ना आर्टिकल 15 से प्लस 2 लिंक किससे कर रहा है? तो ये लिंक कर रहा है आर्टिकल 17 से. देखो, अगर लॉ पढ़ना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिंक करना. अगर आपको लिंक करना आ गया ना कि किसको किसके साथ जोड़ना है, तो आप समझो कि आपकी आधी मास्टरी तो वहीं पर हो गई सब्जेक्ट पे. ठीक है, तो लिंक करना, सोचा करो कि इसको हम, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, ये सब है, बीएनएसएस, तो सोचो हम इसको यहाँ से कैसे जोड़े. ये वाला क्राइम अगर हो गया, ये वाला ऑफेंस अगर हो गया, तो फिर बीएनएसएस में इसको प्रोसीजर क्या होगा इसका. तो ये सब चीज सोचा करो कि कौन सा आर्टिकल कहाँ लिंक कर रहा है. सो दिस आर्टिकल लिंक्ड विद आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी. ओके, नाउ we will move towards the case that is Kaushal Kishore versus State of UP 2023. ये इंपॉर्टेंट केस है और इसमें केवल और केवल ये आता है, इस बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है ना ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट डील्स विद द दैट, कि वो जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, वो किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज कर सकता है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 19 एंड 21, आर्टिकल 19 में कुछ फ्रीडम्स दे रखी हैं जो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगी. 6 फ्रीडम्स हैं, सामरब जैसे हम कहते हैं, उसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाली हुई है, वहां से आप देख सकते हो. ठीक है, उसको याद करने का तरीका. और आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो ये जो दोनों राइट्स हैं ये केवल हम स्टेट के अगेंस्ट नहीं अप्लाई कर सकते, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस वाज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3. आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 को हम आर्टिकल 15 का एक्सेप्शन भी कहते हैं. कैसे, क्यों बोलते हैं हम इसे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 को आर्टिकल 15 का एक्सेप्शन क्यों बोला जाता है? तो देख लेते हैं. Nothing in this article, मतलब in article 15 shall prevent the state. आर्टिकल 15 में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, स्टेट को कोई रोक नहीं सकता क्या करने से, फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. एक मिनट, अभी आपने मार्जिनल हेडिंग में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में ये बोला कि 5 ग्राउंड्स पे स्टेट भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती. ठीक है, कौन कौन से थे वो? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स भी आ गया इसमें, और प्लेस ऑफ बर्थ. अब आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ये बोल रहा है कि स्टेट को कोई रोक ही नहीं सकता, कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन. तो ये क्यों? क्योंकि वुमेन एंड चिल्ड्रन को हमेशा से वल्नरेबल माना जाता था, पहले तो बहुत ज्यादा माना जाता था कि वो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, तो उनको जो पहले से डाउन ट्रोडन है उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमें कुछ उनके लिए स्पेशल प्रोविजन तो लाने पड़ेंगे ना.
तो ये आर्टिकल 14 के कौन से नॉमेनक्लेचर पे डिपेंड करता है, कौन से नॉमेनक्लेचर से लिंक कर रहा है, दैट इज इक्वालिटी इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। ये हमने पढ़ा था ना आर्टिकल 14 में। तो ये आर्टिकल 15 प्लस 3 जो है ये उससे लिंक करता है आर्टिकल 14 के कौन से क्लॉज, कौन से नॉमेनक्लेचर से, तो इक्वालिटी इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। हमने दो नॉमेनक्लेचर पढ़े थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से ये लिंक करता है। और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 किससे लिंक करता है, तो ये करता है आर्टिकल 23 एंड 24। 23 एंड 24 क्या है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या क्या राइट्स हैं आपके पास, ठीक है, तो उससे लिंक करता है। और आर्टिकल 42, आर्टिकल 40 ऑफ पार्ट 4 क्या है, डीपीएसपीज है। 42 क्या, प्रोविजन रिलेटिंग टू मैटरनिटी रिलीफ, तो ये वुमेन्स के लिए है ना। अब लड़कियों को ही तो छुट्टी मिलती है ना मैटरनिटी रिलीफ में, लड़कों को थोड़ी मिलती है, वैसे आजकल लड़कों को भी मिलने लग गई है। सो दिस इज द स्टेट ने एक ऐसा प्रोविजन बनाया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 क्या, डील्स विद द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है कौन, चिल्ड्रन और वुमेन, यही है। अब सिचुएशन विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम अलग हो रही है, ठीक है, लेकिन तब भी अभी लॉ क्या बोलता है कि वीकर सेक्शन आपका चिल्ड्रन और वुमेन ही है। हालांकि अब वो वीकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया है और जो स्ट्रॉन्गर था उसको वीक बना रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो आर्टिकल 42, 46 ये आपको लिंक करना बता रही हूं मैं आपको, ठीक है। तो इन आर्टिकल 23, 24, 42, 46 इनके साथ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 लिंक करता है। और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 है क्या, कि स्टेट को कोई नहीं रोक सकता क्या करने से, टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, क्योंकि उन्हें वल्नरेबल माना जाता था और उनके लिए स्टेट को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। ये इसको आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 का दूसरा नाम है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो तो रहा है लेकिन पॉजिटिव इन नेचर है ना। और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्टिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि चिल्ड्रन और वुमेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द केस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग केस, एनएम थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1976। एनएम थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1976, इनको लिख लो, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 केवल एक एक्सेप्शन नहीं है, बट ये क्या है, रूल ऑफ इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है। रूल ऑफ इक्वालिटी मतलब आर्टिकल 14 को प्रमोट कर रहा है टू स्टैब्लिश एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, ताकि सोसाइटी इक्वल रहे। तो आर्टिकल इस केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 15, बट इट इज अ रूल ऑफ इक्वालिटी टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। So this was held in this case. Now the next case is state of Andhra Pradesh. अरुणाचल प्रदेश नहीं है ये, आंध्र प्रदेश है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पीवी विजय कुमार 1995 का ये केस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, शायद आप सब लोगों ने सुन रखा हो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वुमेन के लिए जो स्टेट एम्प्लॉयमेंट होते हैं ना, स्टेट के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट निकलते हैं, ठीक है, तो स्टेट एम्प्लॉयमेंट में वुमेन का एक अलग रिजर्वेशन होगा, ठीक है। सो दिस वाज ये वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड का केस है, ठीक है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पीवी विजय कुमार 1995, बहुत इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस है। इस सारे मैंने इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस ही लिख के, अगर आप केवल अपने आंसर्स में ये लिखोगे सो दैट विल बी द इनफ, ठीक है, क्योंकि टीचर्स हैं वो केवल और केवल लीडिंग केसेस को ही ढूंढते हैं। अगर आप बेकार के केसेस लाके लिख दोगे उनका कोई मतलब नहीं होता। ये केसेस लिखोगे, टीचर की आई कैचिंग पावर बहुत होती है, वो एकदम इसी को ढूंढते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 समझ में आ गया ना। अब आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, पहली बात तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 केम फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। नाउ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 है क्या, नथिंग इन दिस आर्टिकल और
in clause 2 of article 29 shall prevent the state, मतलब इस आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो या आर्टिकल 29 के सब क्लॉज 2 में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, कुछ भी स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर सकता फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन। अच्छा, ये भी स्पेशल प्रोविजन सही है। For making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens, underline करो, for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens, or for the, underline फिर से करो, scheduled caste and scheduled tribes। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ये बोलता है कि चाहे इस आर्टिकल में चाहे 29 के सब क्लॉज 2 में कुछ भी लिखा हो, हमें उसको कोई मतलब नहीं, स्टेट को कोई नहीं रोक सकता क्या करने से, कोई भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हो उसके लिए एडवांसमेंट के प्रोविजन बनाने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज रिटन इन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, जो कि किससे आया है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अच्छा, अब इसके भी कुछ केसेस हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के। फर्स्ट केस है आपका एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि कास्ट, देखो जैसे कास्ट होती हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लास, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि अगर हम बैकवर्ड क्लास को भी बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड ऐसे कैटेगराइज कर दें तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। बैकवर्ड को बैकवर्ड ही रहने दो, उसको और फर्दर कैटेगराइज, उसको और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट मत करो, किस किस के बीच में, बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड, जो ज्यादा बैकवर्ड है, ठीक है। सो दिस वाज हेल्ड इन दिस केस, और सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर इस केस में ये बोला कि कास्ट अलोन कैन नॉट बी अ सोल ग्राउंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। कास्ट अकेले ऐसा सोर्स, मतलब ऐसा ग्राउंड नहीं है, ऐसा डिटर्मिनेशन फैक्टर नहीं है जिससे हम बैकवर्ड क्लास क्या होते हैं इसको डिटरमाइन कर सकें, ठीक है। नाउ इन द केस ऑफ चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1964, इस केस में ये ऑब्जर्व किया गया कि केवल और केवल बैकवर्ड क्लासेस को आप केवल आप कैसे देख सकते हो, मतलब उसकी इनकम, किसी बैकवर्ड क्लास की इनकम या ऑक्यूपेशन, उसकी कितनी इनकम है, वो कौन सा ऑक्यूपेशन को परफॉर्म करता है, ये एक अच्छे लॉ माने जा सकते हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल। अगर आपको कोई ऐसी क्लास देखनी है कि इसको हम बैकवर्ड क्लास में रखें या ना रखें, तो उसकी इनकम कितनी है और साथ में वो कौन सा ऑक्यूपेशन फॉलो करता है, उसको ऑब्जर्व करो और उस बेसिस पे आप इनको डिसाइड कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो कि उनको बैकवर्ड क्लास में रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट केस इज केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1985। केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1985, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि कास्ट और पॉवर्टी दोनों ही, मतलब कास्ट भी और पॉवर्टी भी दोनों ही रेलिवेंट फैक्टर हैं इन डिटर्मिनेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल। कास्ट के साथ क्या, पॉवर्टी भी, ठीक है। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला, रिपीटेडली यही बोला, ठीक है। इन केसेस में भी यही बोला था, इस केस में बस पॉवर्टी को और सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड कर दिया। नाउ द नेक्स्ट केस इज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही ज्यादा लीडिंग केस है, ये केस तो कुछ भी हो जाए लिखना ही लिखना है, जिसको हम कहते हैं मंडल केस 1, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कास्ट अलोन, कास्ट, पॉवर्टी की जरूरत हो ना, पॉवर्टी कौन कितना पुअर है ये सब देखो ना देखो, कास्ट, अकेली कास्ट अलोन इज अ रेलिवेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग, इन डिटरमाइनिंग द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल, ठीक है। दिस वाज हेल्ड इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मंडल केस 1, ठीक है, मंडल केस 1। तो इतना समझ में आया अभी आप लोगों को, आर्टिकल 1 वो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 2 3 4, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5।
आर्टिकल 15 क्लॉज 5। अच्छा, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 है ना, वो हम आर्टिकल 16 के साथ ही मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो दोनों सेम है, ठीक है, तो वो मैं आपको तभी पढ़ाऊंगी। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 पढ़ते हैं पहले हम। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 शैल प्रिवेंट द स्टेट, चाहे इस आर्टिकल में या फिर आर्टिकल 19(1)(g), ठीक है, उसमें कुछ भी लिखा हो, स्टेट को कोई भी रोक नहीं सकता फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन। अब किसके लिए? बाय लॉ और फॉर द एडवांसमेंट, अंडरलाइन करो, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजन रिलेट टू दियर एडमिशन, अंडरलाइन करो, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग, अंडरलाइन करो फिर से, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस whether aided or unaided by the state other than the minority educational institutions। ठीक है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 जो कि इंसर्ट करा जाता है 93rd अमेंडमेंट एक्ट से, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है, और इस केस में इसमें ये बोला जाता है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ बना सकता है, प्रोविजन बना सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स फॉर द एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये एडमिशन से रिलेटेड बात करता है, एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वेदर एडेड और अनएडेड, प्राइवेट और एडमिशन एडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अनएडेड और प्राइवेट भी इसमें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है, वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो इसमें इंक्लूड नहीं करता, और वो कौन सा है? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये एक्सेप्शन है इसका, ठीक है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 का। स्टेट किसी के भी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए एडमिशन से लेके एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन बना सकता है, ठीक है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो एडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर अनएडेड हो, और या फिर चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो। लेकिन बस क्या नहीं होना चाहिए? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि आर्टिकल 30 में हम आगे पढ़ेंगे, वो नहीं होना चाहिए, बाकी किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अमेंडमेंट जब आई थी उससे पहले 3 केस लॉज आए थे, उन केस लॉज को इनवैलिड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 पार्लियामेंट को लाना पड़ा। अब वो कौन कौन से केसेस थे? तो पहला केस है टीएमए पाई फाउंडेशन केस, टीएमए पाई फाउंडेशन केस, पीए इमामदार एंड पीए है नहीं, एक मिनट, इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2003 का केस। ये 3 केसेस आए थे जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए
93rd अमेंडमेंट से हमने आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया, ठीक है। तो टीएमए पाई फाउंडेशन केस, इन केसेस में ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस में ये बोल दिया कि कोई भी, चाहे मतलब किसी को भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन उसके नंबर, उसके कट ऑफ के हिसाब से मिलेगी, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन इन केसेस में नहीं था, ठीक है। टीएमए पाई फाउंडेशन मतलब स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया गया था। तो इन केसेस में गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी रिजर्वेशन फॉर द सीट्स ऑफ बैकवर्ड क्लास एसटी एससी इन द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये डील करती है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। और इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये स्टेट ऑफ कर्नाटका का है, स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो इन केसेस में ये बोला गया था कि गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी भी मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए सीट रिजर्व कर सके इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बस प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए था ये। लेकिन पार्लियामेंट ने 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 को लाया और उसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड कर दिया। और अब क्या होता है बेसिकली कि कोई भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो किसी भी उसमें इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए वो है मतलब उनके पास राइट है, चाहे वो एडेड हो, अनएडेड हो और इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट इसलिए लेके आई थी और अच्छा ही था वैसे तो, ठीक है। सो दिस वाज हेल्ड इन दिस केस। नाउ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 ये हम आर्टिकल 16 के साथ पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 16 जो कि है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इक्वल एम्प्लॉयमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सो नाउ वी विल डील विद आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 15 का ही वो वाइडर प्रोविजन है। आर्टिकल 16 is related to equality of opportunity in matters of public employment. आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। सो फर्स्ट 16 का सब क्लॉज 1, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। अंडरलाइन करो ऑल सिटीजन्स को, फॉर ऑल इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 16 इज ऑल्सो अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड नॉट टू एनी फॉरेनर। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जो राइट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी का राइट है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो किसको है? केवल और केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड नॉट दी फॉरेनर्स, ठीक है। सो देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, किसमें? इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अंडरलाइन करो, टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 ये बोलता है कि अगर जैसे कोई भी है, कोई भी सिटीजन है, उसको इक्वालिटी है किसमें? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट कोई भी एम्प्लॉयमेंट निकालेगी अगर, तो उसमें हर सिटीजन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने के लिए। सो दिस इज आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1, सिंपल है। नाउ आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2, नो सिटीजन शेल, सिटीजन को अंडरलाइन करो, ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, अच्छा अब इन ग्राउंड्स को करो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 15 में हमने 5 ग्राउंड्स पढ़े, आर्टिकल 16 में 2 ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 में 5 है और आर्टिकल 16 में 2 ऐड हो जाते हैं। 5 तो वही है, कौन कौन से? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें कौन कौन से जुड़े हैं? एक तो आपका डिसेंट और एक रेजिडेंस, केवल ये 2 जुड़े हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये ग्राउंड्स है आपके। बी, ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. कोई भी citizens इन ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, स्टेट एम्प्लॉयमेंट में अप्लाई करने के लिए।
ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस। ठीक है, नाउ आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3, मेरे को लगता है ये बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा समझाने की कोई नीड नहीं है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 क्या बोलता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो, शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट, किसको पावर दे दी यहाँ पे? पार्लियामेंट, अंडरलाइन करो, पार्लियामेंट क्या करने से? फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रेस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, इसको अंडरलाइन करो, इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस under the government of or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में है अभी उसको छोड़ो कि ये क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ से पढ़ो, इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। ये आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 ये भी एक 15 सब क्लॉज 3 की तरह है, जिसमें पावर मिलती है किसको? पार्लियामेंट को, कि वो किसी भी उसको एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लास को एम्प्लॉयमेंट में अपलिफ्ट कर सकती है, ठीक है, और कोई भी ऐसा लॉ बना सकती है जो कि फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो। तो अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने एक क्या बहुत सारे ऐसे लॉ भी बनाया, उसमें से सबसे प्रिविलेंट लॉ कौन सा है जो पार्लियामेंट ने आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में बनाया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउनट्रोडन पीपल ऑफ द सोसाइटी? तो वो कौन सा है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसको लिख लो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंट एक्ट 1975। इसमें पार्लियामेंट ने अपनी पावर को यूज करते हुए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया, किन लोगों के लिए? फॉर द रेजिडेंस, क्योंकि आप इसमें लिखा है ना, रेजिडेंस के बेसिस पे पार्लियामेंट के पास एक स्पेशल पावर आई कि वो रेजिडेंस के बेसिस पे भी लोगों को अपलिफ्ट कर, अलग से अपॉर्चुनिटी दे पाए, ठीक है, जैसे उत्तराखंड की, जैसे हिमाचल प्रदेश की, बहुत सारी ऐसे स्टेट्स होती हैं, उनकी अलग से वैकेंसीज होती हैं और उनमें एक पर्टिकुलर पोर्शन रिजर्व होता है कि ये जो इस स्टेट के बच्चे हैं वही केवल और केवल इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो यही था आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में, ठीक है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ए है और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 बी है, ठीक है। अब आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 बी जो है, सबसे पहले हम बी को पढ़ेंगे। वो करता है स्टेटस ऑफ कैरी फॉरवर्ड रूल। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? स्टेटस ऑफ कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये कुछ केस लॉज है जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही मंडल केस ये और ये आर्टिकल 16(4)A कौन सी अमेंडमेंट से आया, इसके अंदर क्या पढ़ना है हमें, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 स्टेटस ऑफ कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल जैसे कि आपको इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ऐसी वैकेंसीज, ऐसी सीट्स जो कि इस साल पूरी नहीं हो पाई, ठीक है, ऐसी रिजर्व्ड सीट्स, मान लो पार्लियामेंट ने कुछ सीट्स रिजर्व कर दी, ठीक है। देखो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है, इतनी सीट्स रिजर्व है, ठीक है, और इतनी सीट्स अनरिजर्व्ड है। मान लो ये रिजर्व वाली तो सारी भर गई, ये अनरिजर्व्ड है और ये रिजर्व्ड है, ठीक है। अब ये अनरिजर्व्ड वाली सारी भर गई, ठीक है, अनरिजर्व वाली तो कोई बचेगी नहीं, लेकिन ये जो रिजर्व वाली है इनमें से केवल इतनी सीट्स भरी, इतनी बाकी हैं। तो कैरी फॉरवर्ड रूल ये बोलता है कि इतनी सीट्स आप नेक्स्ट ईयर में लेके जा सकते हो, पर क्या आपको इससे ये लगता है कि हमारा 50% ऑफ रिजर्वेशन एक्सीड हो गया इससे? तो ठीक है, अगर ये सीट्स भी नेक्स्ट उसमें चली गई, नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड हो गई, इसको कैरी किया और फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे,
तो फिर ये 50% ऑफ रिजर्वेशन वाली में ही तो जाएंगी ना सीट्स, इसमें भी ऐसे बनेगा, ये हो गई अनरिजर्व्ड और ये हो गई रिजर्व्ड, तो ये तो 50% से ज्यादा हो गया रिजर्वेशन, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड रूल यही बोलता था। फिर लेकिन टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कैरी फॉरवर्ड रूल इज बेसिकली द वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14, दैट इज रूल ऑफ इक्वालिटी, और कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वो आर्टिकल ये जो 50% का लिमिट है उसको ब्रीच कर रहा है, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड रूल को इस केस में टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में इस कैरी फॉरवर्ड रूल को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, इनवैलिड, ठीक है। नाउ फिर आता है हमारा मंडल केस 1, कब का है ये, 1993। मंडल केस 1, मंडल केस 2, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के सन भी अलग अलग है। मंडल केस 1 1993, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, मंडल केस 1 का आपका नाम तो मैंने अभी पहले बताया ही था, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कैरी फॉरवर्ड रूल इज मेड परमिसिबल, कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वो परमिसिबल है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिजर्वेशन of a particular year including vacancies do not exceed 50%, ठीक है। तो बहुत ही ट्विस्टेड वे में काम किया इसने, मंडल केस 1 ने, इसने बोला कि कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड है एकदम, ठीक है, मतलब आप ये अनरिजर्व जो है यहाँ पे लेके जा सकते हो, लेकिन इस केस में फर्दर ये प्रोवाइड किया कि अब ध्यान से सुनना, कि आप लेके जा तो सकते हो कैरी फॉरवर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो सीट्स फुलफिल नहीं हुई थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर में वैकेंसीज जितनी आई हैं और उसका रिजर्वेशन प्लस अगर आप ये कर लेके जाते हो तो ये 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो ये इसने कैरी फॉरवर्ड रूल को वैलिड भी डिक्लेयर किया, लेकिन साथ में ये बोला, ठीक है। फिर आता है हमारा 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000, ठीक है, और इस एक्ट में, अमेंडमेंट एक्ट में मंडल केस 1 1993 को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इससे बोला कि ये वॉयलेशन है, और कौन सा अमेंडमेंट आया, 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000, और ये लेके आया किसको, आर्टिकल 16(4)(b) को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये क्रोनोलॉजी समझो पहले आप, 16(4)(b) की कैसे आया, हम ये बात कर रहे हैं। पहले था स्टेटस ऑफ कैरी फॉरवर्ड रूल, फिर आया टी देवदासन, इस केस में ये बोल रहा है कि 50% से ज्यादा एक्सीड कर रहा है। फिर आया मंडल केस, इसमें कैरी फॉरवर्ड को वैलिड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फर्दर प्रोवाइड कुछ और कर दिया जो मैंने अभी आपको बताया। फिर 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 आया और इसमें आर्टिकल 16(4)(b) को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। आर्टिकल 16(4)(b) को इंसर्ट कर दिया। पहले आप 15(4)(b) पढ़ लेते हैं कि क्या ये यही है जो मैंने बताया। सो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसिडरिंग any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or clause 4A as separate class of vacancies। तो मतलब ये बहुत ही ट्विस्टेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में क्या हुआ, कैसे ये आया, इसको आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन अब आर्टिकल 16(4)(b) को चैलेंज किया गया, कौन से केस में, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के केस में। आर्टिकल 16(4)(b) को एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के केस में, ठीक है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कैरी फॉरवर्ड रूल है उस पे फाइनल स्टैंप लगा दी, ठीक है, और ये बोला गया कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर वैलिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो स्टेटस ऑफ कैरी फॉरवर्ड रूल है, जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो एकदम सही है, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो ये उसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि जितने भी लोग हैं सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे, इक्वल राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट एम्प्लॉयमेंट रहे, ठीक है। सो एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के केस में ये आया। नाउ
फिर आता है हमारा मंडल केस सेकंड 2000 का केस है ये, ठीक है। मंडल केस सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये, मंडल केस सेकंड। इस केस में क्या होता है कि केरला स्टेट बैकवर्ड क्लास एक्ट होता है 1995 का। केरला स्टेट बैकवर्ड क्लास, केरला स्टेट बैकवर्ड क्लास एक्ट, ठीक है। ये एक्ट है, इस केस में ये एक्ट होता है पहले केरला स्टेट बैकवर्ड क्लास एक्ट 1955 का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस एक्ट में ये लिखा हुआ था कि देयर इज नो सोशली एडवांस्ड कैटेगरी इन द बैकवर्ड क्लास, ठीक है। सोशली एडवांस्ड मतलब बैक, इस एक्ट में ये था कि ऐसा कोई नाम की चीज नहीं होती, किस नाम की, सोशली एडवांस्ड बैकवर्ड क्लास कैटेगरी, ठीक है। तो इस एक्ट में ये था कि कोई भी अगर सोशली एडवांस बैकवर्ड क्लास है तो उसको बैकवर्ड क्लास की तरह ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। उसको एज अ जनरल कैटेगरी के साथ पार पे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सो ये एक्ट, लेकिन मंडल के सेकंड 2000 ने इस एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इक्वालिटी ऑफ राइट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो आपकी इक्वल सर्कमस्टेंसेस तो है ही नहीं ना, बैकवर्ड क्लास तो यहाँ है और सोशली एडवांस बैकवर्ड क्लास यहाँ है, तो हम आपको उनकी तरह राइट्स क्यों दें, ठीक है। तो इस एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया मंडल के सेकंड 2000 में, और ये बोला कि जो सोशली एडवांस बैकवर्ड क्लास है उनको जनरल कैटेगरी के पार ही रखना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज हेल्ड इन मंडल के सेकंड, ठीक है। अब आर्टिकल 16(4) बी की हमने कहानी सारी सुन ली, अब आर्टिकल 16(4) ए की कहानी सुनते हैं। ये दो अमेंडमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी, 77th अमेंडमेंट एक्ट और 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001, ठीक है। 77 अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 16(4) ए आता है, ठीक है। आर्टिकल 16(4) ए क्या है पहले वो भी पढ़ लेते हैं हम। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in promotion in the matters of promotion with consequential seniority to any class or classes of post in the service under the state in favor of scheduled castes or scheduled tribes which in the opinion of the state are not adequately represented in the state in the service under the state. Not adequately represented, इसको highlight करो, not adequately represented in the service under the state. ये आर्टिकल 14 सब क्लॉज 4A ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन को बताता है, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट पाने में तो रिजर्वेशन होगा ही, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 16(4)A, और ये अब ये क्या बताता है हमें, और ये इसने ये नहीं बोला कि कोई भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, इसने बोला उन सब को जो कि नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट एम्प्लॉयमेंट, जिनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, जो इक्वली रिप्रेजेंटेबल नहीं है स्टेट एम्प्लॉयमेंट में, उन सबको रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलना चाहिए, ठीक है। उन सबको रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलना चाहिए। सो दिस वाज इन आर्टिकल 16(4)A जो कि 77th अमेंडमेंट एक्ट से आया। और 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसमें जो आपका रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट होता है वो रिटेन कर लेता है सीनियरिटी, ठीक है, किसके अगेंस्ट, फ्रॉम द जनरल कैटेगरी ऑफ स्टेट, जनरल कैटेगरी से, ठीक है। सो इसका ये होता क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, ठीक है, ये लिखो एक बार, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, ठीक है। इट अलाउज रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट टू रिटेन सीनियरिटी ओवर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट व्हेन प्रमोटेड, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। Thus, if a reserved category candidate is promoted before a general category, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट
प्रमोट हो जाता है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से पहले बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, देन फॉर और सब्सिक्वेंट प्रमोशन के लिए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट रिटेन सीनियोरिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है और कोई बैकवर्ड क्लास का कैंडिडेट है, ठीक है, उसने प्रमोशन, उसको फर्स्ट प्रमोशन कैसे मिला, इसकी हेल्प से उसे पहले प्रमोशन मिल गया जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट से पहले। अब उसका जो फर्दर प्रमोशन होगा वो भी तो इससे पहले हो जाएगा ना, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से पहले। ठीक है, तो जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है वो रिटेन कर लेता है सीनियोरिटी। ठीक है, किससे? जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से। उसका फर्दर प्रमोशन जो होगा वो भी इससे पहले हो जाएगा। आप समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, तो दिस इज कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। अच्छा, अब इन दोनों अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया गया एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के केस में। वही बोला गया कि दीज टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो कि प्रमोशन से डील करती हैं, ये वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी है ही कहां अब। ठीक है, सो दीज आर इन वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो लेकिन बाद में एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोल दिया गया बाद में कि नहीं, these amendments are valid and state was to provide consequential seniority। स्टेट को consequential seniority देना ही पड़ेगा, लेकिन दो कंडीशंस बताई जिसमें स्टेट को देखना है कि consequential seniority कि उससे कोई वॉयलेशन ना हो। वो दो कंडीशंस क्या हैं? ठीक है, सो वो दो कंडीशन उनमें से पहली है इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। सबसे पहले स्टेट को ये देखना है कि जो भी वो बैकवर्ड क्लास है उसका इनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट एम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, तभी तो उसको ये मिलेगा ना, इसकी एडवांटेज। सेकंड, उसने ये बोला कि आर्टिकल 335 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन, आप चाहे किसी को भी, किसी भी कैटेगरी को ज्यादा वो दे दो, क्या कहते हैं उसे, पावर अपलिफ्ट कर दो, किसी को थोड़ा उस ऐसे पावर पे रखो, जो भी बोला। ठीक है, लेकिन ये बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम पे फर्क नहीं आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा हमेशा सही होना चाहिए, आर्टिकल 335 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दो कंडीशंस हैं जो हमेशा सही होनी चाहिए, एक तो इनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन द स्टेट एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और सेकेंडली हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सही चलना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज, जो मैंने आपको बताया कि मैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 और 16, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5, ये दोनों मैं आपको एक साथ पढ़ाने वाली हूँ। तो आर्टिकल 16, ठीक है, EWS, EWS, ठीक है, इसको हमेशा ऐसे याद करना 103। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये EWS का जो कॉन्सेप्ट है ये 103 अमेंडमेंट एक्ट से आया है। ठीक है, और ये है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 एंड 16 सब क्लॉज 5, इनका कॉमन कंटेंट है। ठीक है, EWS से रिलेटेड। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 खोलो। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or dominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular domination। ठीक है, EWS that is economically weaker section। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखना है कि ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट से आया है। ठीक है, टू प्रोवाइड द पीपल जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब्स, और साथ में गवर्नमेंट जॉब्स एंड
गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन दोनों में उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले कि इन लोगों के साथ भी कोई अनजस्ट इनजस्टिस ना हो, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और इसमें दो केस आए थे। इसमें एक केस में 103rd अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था। ठीक है, उस केस का नाम लिखो, यूथ फॉर इक्वालिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूथ फॉर इक्वालिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम को इस अमेंडमेंट को 103rd अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया और बोला कि ये आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता है। ठीक है, ये आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता है और इस केस में इस वाली अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। फिर एक केस आया जनहित अभियान, इस केस में जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इन दोनों आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 एंड 16 सब क्लॉज 5 इन दोनों को वैलिड डिक्लेयर कर दिया। इन दोनों को वैलिड डिक्लेयर कर दिया और साथ में ये बोला कि रिजर्वेशन अगर इनके लिए है तो ठीक है, लेकिन बस यही मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि 50% से एक्सीड ना हो। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला गया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 15 एंड 16। हम पढ़ते हैं आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 17 इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब कि छुआछूत। ठीक है, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। ठीक है, मना है। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो वो ऑफेंस हो जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। किसी भी टाइप की अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन बाय द लॉ। ठीक है, दिस इज आर्टिकल 17। ठीक है, और आर्टिकल 17 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ जो अक्सर आ जाता है वो कौन सा है? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं एशियाड वर्कर्स केस। ठीक है, ये केस फेमसली नोन एज द एशियाड वर्कर्स केस। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि अंडर आर्टिकल 17 द एप्लीकेबिलिटी इज अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी आर्टिकल 17 इज एप्लीकेबल अगेंस्ट द बोथ किस के स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये केस है आर्टिकल 17 का। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आर्टिकल 18 दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। No title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. कोई भी टाइटल not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. ठीक है, ना तो स्टेट ले सकता है ना दे सकता है कोई सा भी टाइटल। No person or no citizen of India shall accept any title from any foreign state. foreign state से मैं कोई टाइटल नहीं ले सकती। No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, except without the consent of president, any title from any foreign state. कोई फॉरेनर है जो कि यहाँ किसी स्टेट में, यहाँ के किसी स्टेट एम्प्लॉयमेंट में एज एन ऑफिसर है या उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, वो भी किसी फॉरेन कंट्री से विदाउट द परमिशन, विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट कोई सा भी टाइटल नहीं ले सकता। सब क्लॉज 4, no person holding any office of profit or trust under the state shall,
without the consent of the president except any present emoluments or office of any kind from or under any foreign state. ठीक है, नो पर्सन, कोई भी इंसान चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन, होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रेसिडेंट की प्रीवियस परमिशन के बिना वो किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई गिफ्ट मॉन्यूमेंट्स वगैरह नहीं ले सकता. ठीक है, सो दिस इज आर्टिकल 18 दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. अब इसमें भी एक केस आ जाता है आपका बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996. ठीक है, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1966. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं जैसे पद्म भूषण, भारत रत्न, तो ये अवार्ड्स होते हैं, इनको कोई भी एंटिटी, कोई भी पर्सन जो है वो ले सकता है, ऐसे टाइटल्स वो ले सकता है. तो दिस वाज हेल्ड इन बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, और एक और केस है इंदिरा जय सिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2017. इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डेजिग्नेशन लाइक सीनियर एडवोकेट बिफोर द नेम ऑफ एन एडवोकेट इज नॉट अ टाइटल. ठीक है, तो कौन सा केस है ये? इंदिरा जय सिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. इंदिरा जय सिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2017. जितने भी मैं केसेस बता रही हूँ केवल यही केसेस आर इनफ. ठीक है, मोर देन इनफ. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जैसे कोर्ट्स में बहुत सारे एडवोकेट्स अपने नाम के आगे सीनियर एडवोकेट्स लगा लेते हैं, तो क्या ये भी टाइटल है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, दीज आर नॉट टाइटल्स. बेसिकली बस एक डिस्टिंक्शन है, मतलब कि जैसे मैं सीनियर एडवोकेट हूँ, ये जूनियर एडवोकेट है. ठीक है, तो ये केवल एक डिस्टिंक्शन बताता है, ये कोई टाइटल नहीं है, तो ये इनवैलिड नहीं है ऐसा लगाना. ठीक है, so this was held in this particular case. So this is all about the class जिसमें हमने आर्टिकल 15 के सारे प्रोविजन, सब क्लॉजेस, केस लॉस पढ़े, आर्टिकल 16 का सब कुछ पढ़ा. ठीक है, सारी अमेंडमेंट्स पढ़ा, देन आर्टिकल 17 पढ़ा, उससे रिलेटेड एक केस लॉ पढ़ा, आर्टिकल 18 पढ़ा, उससे रिलेटेड 2 केस लॉस पढ़े. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास. तो ऐसे ही लॉ से रिलेटेड एग्जाम में लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए लॉ विद्या को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो. थैंक यू.